सोची समझी, क्या यही है नई सपा कि जिसमें आप ये कहते हैं कि नहीं सबको हिस्सेदारी मिलेगी, सबको भागीदारी मिलेगी? समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि जो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगते रहे उन आरोपों से बाहर चले जाएं। हाँ। और इसीलिए परिवार के किसी सदस्य को ज्यादा मौका नहीं दिया जो चुनाव लड़े, और भविष्य में भी कोशिश होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई क्षेत्र में अगर मेहनत करता है, क्षेत्र अगर उसको मांग करता है, वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि परिवार के लोगों को कम से कम राजनीति की तरफ लाया जाए। जी हाँ, पर ये बात कांग्रेस वाले नहीं करते, ये बात बीजेपी वाले ज्यादा करते हैं। नहीं, बीजेपी वाले इसलिए करते हैं कि उन्हें परिवारों की चिंता ही नहीं है। हाँ। और अगर परिवारों की चिंता होती तो क्या मजदूर पैदल पैदल घर पहुंचते? अगर उन्हें परिवारों की चिंता होती, जो कोविड में जिस तरह से लोगों की जान गई है, ना दवाई दे पाए, ना बिस्तर दे पाए, और कोविड में सबने देखा था किस तरीके से गंगा माँ के अंदर हजारों लाशें बह रही थी, तो ये जिम्मेदारी उनकी थी, बीजेपी की जिम्मेदारी थी, सरकार बीजेपी की थी, और वो आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। इसीलिए मैंने कई बार मौकों पर कहा कि जिनके परिवार होते हैं वो परिवार का दुख दर्द समझ सकते हैं। इस सरकार ने इसी गोमती किनारे दूसरी तरफ दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं दे पाए, और जब वहां लाशें जल रही थी, दाह संस्कार हो रहा था, इन्होंने टीन शेड लगा करके छिपाने का काम किया। तो ये सरकार के वो लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार इनको उत्तर प्रदेश से हटा दिया। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जनता ने इनको हटा दिया। जी, ये तो अगर ये हटते हैं तो फिर बात आप पर आएगी कि भाई आप क्या करेंगे। एक तो बड़ी बात ये देखने को मिली, और मैं समझना चाहता हूं उसको आप कैसे देखते हैं, कि हम लोग दिल्ली में बैठे देख रहे थे कि इस बार जो लड़ाई है वो बाइपोलर हो गई, मतलब 1 to 1 हो गई, या सीधी टक्कर है अखिलेश यादव की बीजेपी के साथ, योगी जी के साथ। इसका आपको क्या लगता है, किस पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से आपको किस तरह का फायदा होता है, क्या फायदा होता है? देखिए, जो चुनाव हुआ, और इसका चुनाव की तैयारी बहुत दिनों से हो रही थी। मुझे याद है कि मैं उस समय कैंप्स कर रहा था, जिस समय कोई दल काम नहीं कर रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी जिले जिलों में अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुला करके कैंप कर रहे थे। मुझे याद है चित्रकूट में कैंप हुआ, बरेली में कैंप हुआ, मिर्जापुर में कैंप हुआ, और बहुत से उत्तर प्रदेश में जगह जगह कैंप हुआ। तब तक कोविड सेकंड वेव आ गई, जिसकी वजह से मुझे कैंप रोकने पड़े। और वो जब कैंप रुक गए, जैसे ही मुझे परमिशन मिली, मैंने रथ यात्रा शुरू की। जो जन समर्थन, जो संगठन, कार्यकर्ता, नेता समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दिए, इसी को लेकर के मुझे लगता है कि जनता ने विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को स्वीकार किया। एक बात देखिए, हमने ये मंच लगाया हुआ था, पहले हम सोच रहे थे कि यहाँ हम लोग खड़े होंगे, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं अखिलेश जी। पहले हम सोच रहे थे कि ये मंच रहेगा, ऐसे हम खड़े होंगे। नहीं, अच्छा किया आपने, कम से कम इस गोमती के किनारे अगर अच्छा, हम लोग गोमती का किनारा भी उधर से चल के देखेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अखिलेश जी कि क्या ये बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो अभी भी रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दों से लड़ रहा है? क्योंकि ये सही बात है कि ये जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जरूरत है। लेकिन इस जरूरत के ऊपर भी चीजें हैं, क्योंकि लोगों ने ये रियलाइज किया जिस समय कोविड आया है, लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, मेडिकल फैसिलिटीज कम से कम ऐसी मिल जाएं जिससे कि उन्हें कहीं और भागना ना पड़े, दिल्ली ना भागना पड़े, और मेडिकल फैसिलिटी ऐसी हो, उनकी सेविंग्स ना चली जाए उसमें। तो आगने वाले समय में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो, कम से कम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कुछ चीजें बने यहाँ पर। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, या हम ये नहीं करेंगे, जो हमारी बंद पड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बंद पड़ी हमारी एमएसएमईज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम उनकी तरफ नहीं ध्यान देंगे तो शायद हम उत्तर प्रदेश को ना आगे ले जा पाएंगे, और बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है उसको कैसे कम करेंगे। तो मैं समझता हूं रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर अगर हम स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, सुरक्षा के बारे में सोचेंगे, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और कम से कम स्टेट का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि अगर कोई इन्वेस्ट करने आए तो उसे लगे कि हाँ, इस स्टेट में उसकी हर तरीके से मदद होगी। जी हाँ, ये आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, मैं जब भी टेलीविजन पर डिबेट होती है, बात करता हूं मैं, तो मैं उत्तर प्रदेश की बात करते हुए एक बात जरूर बताता हूं कि अप्रैल 22, 2021 संतोष कुमार नाम के एक व्यक्ति दाखिल हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज में। कोविड का दौर था,
और उनकी जो शव था उसको लावारिस शव लाश मानते हुए जला दिया गया। उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गांव में और छोटे शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो राम भरोसे है। मतलब इतना तीखा उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है तो ये क्रिमिनल कृत्य है, ये नरसंहार से कम नहीं है। मतलब आप देखें कोर्ट्स को, तो कोर्ट्स बहुत बड़े कड़े, उन्होंने कड़ी बातें कही। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था पर हम लोग ध्यान नहीं देते, सरकारें ध्यान नहीं देती, या ये एक ऐसी चीज है जो अभी बाद में आएगी? नहीं, बिल्कुल कोविड के समय लोगों को जगा दिया, और इसलिए जगा दिया कि लोगों ने अपने करीब लोगों को, अपने रिश्तेदारों को दवा नहीं दिला पाए, इलाज नहीं करा पाए, उनको जान नहीं बचा पाए। उसकी वजह से मैं समझता हूँ जनता चाहती है कि जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को उसमें बजट बढ़ाना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी ने इस बात को मैनिफेस्टो में कहा है कि आज जो बजट है मेडिकल के लिए और मेडिकल एजुकेशन के लिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, इस बजट को लगातार 5 साल बढ़ा करके कम से कम उत्तर प्रदेश का जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो लोगों को मिलनी है, उसको प्रोवाइड करने का काम सरकार में होगा। आपने मैनिफेस्टो की बात की, आपके मैनिफेस्टो की मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि जब मैं पिछली बार आपको यहां मिला था तो आपने कहा था ये जो चुनाव होने वाला है, चुनाव से काफी पहले मेरे ख्याल से मैं मिला था, आपने कहा था कि ये चुनाव बहुत गंदा होने वाला है। आपने कहा था देख लेना ये बहुत गंदा चुनाव होगा। आप चुनाव एक तरीके से प्रचार पूरा अब तो थम चुका है, क्या कैसे देखते हैं आप ये जिस तरह से पूरा चुनाव हुआ? भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ चुनाव ले जाना चाहती थी उस तरफ चुनाव नहीं गया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि किसान, मजदूर, व्यापारी, बेरोजगार, नौजवान, हर वर्ग के लोगों ने अपनी समस्या और अपना चुनाव समझा, और इसी का परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता थे वो इसी कोशिश में थे कि कम्युनल इलेक्शन हो जाए, कम्युनल एज पे चुनाव लड़ा जाए, कुछ न कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि सोसाइटी में डिवीजन दिखाई दे। लेकिन मैं बधाई देता हूं जनता को कि जनता ने अपने मुद्दों को आगे रखा और बीजेपी के मुद्दों में कभी नहीं फंसे। मैं उन्हें, जनता को भरोसा दिला सकता हूं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी। जो जनता ने चुनकर के सरकार भेजी है उसी जनता की सरकार दिखाई देगी। जी, चल सकते हैं हम लोग आगे की तरफ भी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे जो चुनाव हुआ उसमें अगर पश्चिम की बात करें तो वहां भगाव और खदेड़ा हुआ, और मैं देख रहा हूं कि आगे जब बात हुई तो उठक बैठक भी हमने देखी, हमने मालिश भी देखी, हमने माफी भी देखी। अखिलेश जी, हो क्या रहा है ये? नहीं, क्योंकि जो पहला चरण का चुनाव था वहां किसान ने बहुत करीब से आंदोलन देखा था, किसान आंदोलन देखा था, और जब करीब से किसान आंदोलन उन्होंने देखा तो उन्होंने पुलिस का अन्याय और किस तरीके से सरकार के माध्यम से उत्पीड़न हुआ है वो उन्होंने देखा। तो पहले चरण का चुनाव गन्ने का चुनाव था, गन्ने का भुगतान समय पर हो जाए, बिजली जो महंगी थी वो कम हो जाए, और किसानों ने अपने मान सम्मान से उस चुनाव को समझा। इससे का परिणाम ये हुआ कि पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो गया। और फिर क्योंकि चुनाव में जो बंगाल में एक नारा चला उसी तरीके से फिर नारे बनाए गए, और जो उठक बैठक वाली बात है, बीजेपी के लोग जो उनके मेंबर्स हैं या जिनको टिकट मिली है कि वो जनता में नहीं गए 5 साल और जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, तो वो उठक बैठक लगा के जनता से माफी मांग रहे थे। और दूसरा जो मालिश करने की बात थी वो जनता को खुश करने की कोशिश में थे कि हम तो आपकी तेल मालिश करने के लिए भी तैयार हैं लेकिन हमें वोट दे दो। और तीसरा जो हम लोगों ने देखा कि दंडवत होकर के माफी मांग रहे थे जनता से। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने अगर 5 साल जनता के लिए काम किया होता, जनता की सुनवाई की होती, तो शायद उन्हें उठक बैठक, मालिश और दंडवत होकर के माफी नहीं मांगनी पड़ती। इसमें जय हो अखिलेश की, जय हो अखिलेश।